मेजर कंफ्यूजन हमेशा जिंदगी में भी यही बात की है कि मुझे क्या आता है, क्या मुझे नहीं आता। आपको डिसाइड करना है वेयर डू यू स्टैंड। उसके बाद बच्चे मेजरली पूछते हैं मैम डेली बेसिस पे कैसे करें। अगर मुझे 30% आता था तो 30 से 100% जाना है। आईआईटी जैम की जो जर्नी है वो आईआईटी जैम को एग्जाम को क्वालिफाई करके खत्म नहीं होती। आईआईटी जैम को क्वालिफाई करके आपको आईआईटीज में जाना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीडब्ल्यू आईआईटी जैम एंड सीएसआई नेट। तो ये आज की जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है हमारे आईआईटी जैम स्टूडेंट्स के लिए जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं, आईआईटी जैम 2026 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि बिगनर्स लेवल जो है जीरो से कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, किन पर फोकस करना है और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। बट आई एम नॉट गोइंग टू कीप इट वेरी सिंपल। मैं एक कोलैबोरेटिव टाइप करने वाली हूँ। मैं हर स्टूडेंट को जो फरवरी में अपनी शुरू करता है वो भी बिगनर है, जिसने जून जुलाई में प्रिपरेशन शुरू करी वो भी एक बिगनर ही है, एंड अगर सितंबर में शुरू हो रही है तो भी बिगनर ही है। तो मैं क्यूमुलेटिवली हर स्टूडेंट को बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है और हर स्टूडेंट पर एप्लीकेबल ये होता है। जब आप शुरुआत करते हैं वो ही आपका बिगनर लेवल है, तो हर स्टूडेंट के लिए ये रेलेवेंट है इररिस्पेक्टिव आपने प्रिपरेशन कब शुरू करी है। तो आपको इन बहुत सारी चीजें, सिंस आप एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन पैटर्न है क्या, क्या क्या चीजें हैं जो एग्जाम में आती हैं। तो एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो आईआईटी जैम का जो एग्जाम होता है उसमें टोटल 60 क्वेश्चंस आते हैं। आईआईटी जैम के एग्जाम में 60 क्वेश्चंस आते हैं। 100 मार्क्स का पेपर होता है। सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका, एंड ये 3 आवर्स का होता है। सबसे पहले 60 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स सीबीटी लेवल एंड 3 आवर्स का ये पेपर, एंड 3 सेक्शंस में ये डिवाइडेड होता है, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए के बारे में बात करूं तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं। सेक्शन बी में एमएसक्यू, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं? ऐसे क्वेश्चंस जहां पर एक से ज्यादा ऑप्शन सही होता है, एंड एमएसक्यू में अगर आप सभी करेक्ट ऑप्शंस को टिक करते हैं तो ही आपको मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन पढ़ा, वहां पर 4 ऑप्शन ए बी सी डी चारों ठीक थे, अगर आप चारों को मार्क करके आएंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने ए को छोड़ दिया, बी को छोड़ दिया, सी या एक भी ऑप्शन को छोड़ दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस है। एंड लास्टली एनएटी, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए ऑप्शंस नहीं आते हैं, आपको जो आंसर आए वो आपको यूजिंग द कीबोर्ड आपको वो डालना पड़ता है, इंसर्ट करना पड़ता है ब्लैंक्स में। तो यहाँ पर ऑप्शन का कोई रोल नहीं होता एनएटी में, ठीक है। अगर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करें तो एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आते हैं वो 30 क्वेश्चंस आते हैं। एमसीक्यू 30 होते हैं, एमएसक्यू 10 क्वेश्चंस होते हैं, एंड फाइनली एनएटी 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो इन टोटल आपके 60 क्वेश्चंस बन गए। एमसीक्यू इज 30 क्वेश्चंस, एमएसक्यू 10 क्वेश्चंस एंड सेक्शन सी एनएटी 20 क्वेश्चंस। मार्किंग स्कीम क्या है? 30 क्वेश्चंस में से एमसीक्यू में 30 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं, बाकी के 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स ईच। एमसीक्यू में 10 क्वेश्चंस आर ऑफ 1 मार्क्स ईच एंड 20 क्वेश्चंस आर ऑफ 2 मार्क्स ईच। 10 क्वेश्चंस जो होते हैं एमएसक्यू, सेक्शन बी के एमएसक्यू 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं 2 मार्क्स ईच, एंड एनएटी में 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं 1 मार्क्स ईच, एंड बाकी के 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं 2 मार्क्स ईच। एमसीक्यू में 30 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस 1 मार्क्स ईच, 20 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच, एमएसक्यू में 2 मार्क्स ईच, एनएटी में 20 क्वेश्चंस इन टोटल, जिसमें से 10 क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स ईच एंड 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 2 मार्क्स ईच, इन टोटल 100 मार्क्स। एंड नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए में है, बी और सी में आपको कोई नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। क्वेश्चन सभी अटेम्प्ट करने होते हैं,
क्वेश्चन सभी अटेम्प्ट करने होते हैं, चॉइस कोई नहीं है। तो ये है कुछ आपका पैटर्न, 60 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, CBT 3 आवर्स, सेक्शन A फॉर MCQ, B फॉर MSQ, सेक्शन C फॉर NAT एंड MSQ 30 होते हैं, जिसमें से 10 जो होते हैं 1 मार्क्स ईच, बाकी के 20 2 मार्क्स ईच। 10 क्वेश्चंस, MSQ के 10 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच, NAT के 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस 1 मार्क्स ईच एंड बाकी के 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच, फॉलोड बाय नेगेटिव मार्किंग सिर्फ और सिर्फ सेक्शन A में होती है, B और C में नहीं होती। 1 मार्क्स पे जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 की होती है एंड 2 पर जो होती है वो 2/3 की होती है। तो ये पूरा पैटर्न है आपके क्वेश्चन पेपर का, एग्जामिनेशन का। अब बात आती है कि करना क्या है। सबसे पहले करना ये है, आपको डिसाइड करना है वेयर डू यू स्टैंड। आपको ये डिसाइड करना है वेयर आई स्टैंड, मुझे क्या आता है। जब आपको ये पता है ना कि मुझे क्या आता है, तो उसके आगे की जर्नी आसान हो जाती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता। मेजर कंफ्यूजन हमेशा जिंदगी में भी यही बात की है कि मुझे क्या आता है, क्या मुझे नहीं आता। जिस दिन हमें ये पता चल जाएगा मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, उस दिन सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा जिंदगी में। तो वेयर आई स्टैंड, अब जिंदगी की बात बाद में, इस पर आते हैं। क्या करना है, आपको एटलीस्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स निकालने हैं IIT JEM के। डाउनलोड करो, बहुत आसानी से क्रोम पर अवेलेबल है, गूगल पर अवेलेबल है। एटलीस्ट लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करो और उनके क्वेश्चंस को रीड करो। सॉल्व नहीं करना अभी, उसको सिर्फ अभी रीड करना है, गो थ्रू करो उन क्वेश्चन पेपर्स को एंड वहां से देखो क्या आपको लैंग्वेज समझ में आती है, क्या आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या आपको समझ में आती है, क्या आपको कॉन्सेप्ट पता चलता है कि ये कहां से आया है क्वेश्चन, क्या आपको पता चलता है कि टॉपिक ऑफ क्वेश्चन क्या है, कि मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एक्चुअली आया कहां से है, कौन से यूनिट से आया है या कौन से टॉपिक से आया है। ये तीनों चीजें आपको डिसाइड करनी है लास्ट 5 क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ के, कि क्या मुझे लैंग्वेज समझ में आती है, क्या मुझे कॉन्सेप्ट याद आता है, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, क्या मुझे समझ में आता है इस क्वेश्चन की यूनिट क्या है, इस क्वेश्चन का जो टॉपिक है कहां से आया है क्वेश्चन, ये समझ में आता है। इससे आपको अंदाजा लगेगा, क्योंकि सबका ना, देखो अगर हम कहें कि सभी बच्चे एक लेवल पर होते हैं, नहीं, किसी ने अपनी बैचलर्स में बहुत सारी पढ़ाई की है, किसी ने थोड़ी सी की है, किसी ने बिल्कुल भी नहीं करी है ना। तो सभी बच्चे जो है सेम लेवल पर नहीं होते। सिंस सभी ने सेम पढ़ाई नहीं करी तो सभी के लिए क्वेश्चन पेपर भी सेम नहीं होगा। हो सकता है जिसने बहुत सारा पढ़ा हो उसको बहुत इजी लग रहा हो, अरे ऐसा पेपर आता है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए वो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी हो सकती है। तो क्योंकि आप सब अलग अलग हो, आप सबकी जो सिचुएशन से अलग अलग है, तो आपके लिए एग्जाम भी अलग अलग ही होगा। तो आपको डिसाइड करना है कि मैं कहां पर हूं। क्या मुझे 10% आता था, क्या मुझे क्वेश्चन पेपर रीड करके 20% कुछ समझ में आया, 30%। तो जब आप उस लेवल पर होगे ना, चलो मुझे 10% आया, तो आपको ये समझ में आएगा अब मुझे 10% से 100 तक जाना है। अगर मुझे 30% आता था तो 30 से 100% जाना है। तो आपके पास एक रेंज है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ और कहाँ से मुझे ग्रो करना शुरू करना है। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है। तो इसको समझ के समझिए कि करना क्या है। ठीक है, अब बात आती है मुझे क्या बताना है, कि मुझे आपको क्या समझाना है। जब भी मैं स्टूडेंट्स को समझाती हूँ कि उन्हें क्या करना है या प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ कि आपको अपने स्टडी शेड्यूल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। जब भी आप प्रिपरेशन करें, मैं सभी स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ, चाहे मैं जैम के स्टूडेंट्स हो या CSIR नेट के स्टूडेंट हो, सभी को, या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मैं बच्चों को हमेशा ये कहती हूँ कि डिवाइड योर शेड्यूल इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, आपका जो स्टडी शेड्यूल होगा उसको 3 डिफरेंट स्लॉट्स में डिवाइड करो। पहला स्लॉट, स्टडी शेड्यूल को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1, 2 एंड 3। जो फर्स्ट स्लॉट होता है मैं उसे कहती हूं न्यू कॉन्सेप्ट लर्निंग। न्यू कॉन्सेप्ट लर्निंग, यहां पर आप नया टॉपिक पढ़ेंगे। यहां पर आप नया टॉपिक पढ़ेंगे। अब वो कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे लेक्चर्स देखते हैं, तो जो भी आपका मन है, जिस तरीके से भी आप पढ़ते हैं आप उसे फॉलो करें।
जैसे भी आप करना चाहे, लेक्चर्स देखते हैं आप लोग, हमें देखते हैं तो हमारे थ्रू पढ़िए, नहीं तो सेल्फ स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आपको जितने भी, ठीक है, अगर 2 लेक्चर्स हो रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली जब हम साकार बैचेस की बात करते हैं, जो हमारे आईआईटी जैम के बैचेस हैं, वहाँ पर डेली बेसिस पे 1 लेक्चर होता है और वो 2 घंटे का होगा, पौने 2 घंटे का होगा या 1.5 घंटे का होगा, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, वो अलग-अलग सिचुएशंस में होता है। तो डेली बेसिस पे आप एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा स्लॉट होता है रिवीजन एंड स्टैंडर्ड बुक रीडिंग। रिवीजन एंड स्टैंडर्ड बुक रीडिंग। तो बच्चे हमेशा पूछते हैं मैम स्टैंडर्ड बुक्स क्यों पढ़नी है, स्टैंडर्ड बुक्स क्यों पढ़नी है। देखो, जब मैं आपसे अभी भी ये वीडियो में बात कर रही हूँ या लेक्चर में कभी आपको पढ़ाऊंगी, तो मैं उस भाषा में बात करती हूँ, उस लैंग्वेज में, कि आपको इजी टू लर्न हो, आपको समझ में आ जाओ, अच्छा इस चीज का मतलब ये होता है। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इजीएस्ट ऑफ द लैंग्वेज में नहीं होता। जैसे मैं अगर आपको बहुत बार एग्जांपल समझाती हूँ, मैं यूज करूंगी आपको लेक्चर में समझाने के लिए प्रोटीन ब्रेकडाउन। मैंने वर्ड बोला प्रोटीन ब्रेकडाउन, प्रोटीन जो है वो टूट रहा है। लेकिन अगर आप जैम का पेपर देखें, सीएसआई नेट का पेपर देखें, तो वहां पर कभी भी ब्रेकडाउन वर्ड होता ही नहीं है, वहां पर होगा डिस्ट्रक्शन, डिग्रेडेशन, ये वर्ड्स हैं। तो जब आप फ्लुएंसी की बात करते हो, वोकैबुलरी की बात करते हो, तो इस वोकैबुलरी को शार्प करने के लिए, जहां पर आपको पता हो अच्छा इजी लैंग्वेज में वर्ड का मतलब ये था, और अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज पे बात करें तो मतलब ये होता है, तो उस लैंग्वेज से यूज टू होने के लिए, उन वर्ड से, उन वोकैबुलरी से यूज टू होने के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप डेली बेसिस पे जो मैंने एक टॉपिक पढ़ा है उसी को पढ़ रहे हैं, 1 या 2 पेज पढ़ रहे हैं, 3 पेज पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पे, इट्स ओके, इट्स ओके, वो पढ़ना जरूरी है। और दूसरी बात, आईआईटी जैम की जो जर्नी है, वो आईआईटी जैम को एग्जाम को क्वालिफाई करके खत्म नहीं होती। आईआईटी जैम को क्वालिफाई करके आपको आईआईटीज में जाना है, तो आपको आईआईटीज के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपना लेवल भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। आपको वो अंडरस्टैंडिंग भी लानी पड़ेगी कि आगे जाके आप आईआईटीज में पढ़ पाएं, एंड वो तब आएगी जब आप अच्छी सी नॉलेज गैदर करेंगे, जब आप स्टैंडर्ड बुक्स को रीड करेंगे। तो यही चीज है। देखो, आप कभी भी शुरू करो, हाँ सितंबर में अगर लेट ऑफ द ईयर में बच्चे शुरू करते हैं तो वहां पर आते हैं कि स्टैंडर्ड बुक पढ़ें या ना पढ़े। लेकिन अगर आप फरवरी में शुरू कर रहे हो, मई जून में अप्रोक्सीमेटली, जब आपके पास 1 साल है प्रिपरेशन के लिए, तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। एंड सेकेंड, इसके साथ शेयर करता है रिवीजन का स्लॉट। जब बच्चे शुरू करते हैं तो 1-1, 2-2 यूनिट हो रखी होती हैं, तो वहां पर आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ सकते हैं। जैसे जैसे रिवीजन होती जाएंगी, यूनिट्स कंप्लीट होती जाएंगी, तो जो कंप्लीटेड यूनिट है उन्हें रिवाइज करने की भी जरूरत है। जो आपने कंप्लीट कर ली, फॉर एग्जांपल आपने सेल बायोलॉजी फरवरी में खत्म कर ली, तो नेक्स्ट फरवरी जब एग्जाम आएगा तब तो आप सेल बायोलॉजी पूरी भूल जाएंगे, तो उस यूनिट को रिवाइज करना भी जरूरी है। तो सेकंड स्लॉट जो आप अपनी स्टडी का बनाते हैं, उसमें या तो रिवीजन डालें, रिवीजन और स्टैंडर्ड बुक। मैं तो दोनों सजेस्ट करती हूँ कि ऐसे बनाया करो कि 45 मिनट्स की आप लोग रिवीजन कर लो और 45 मिनट्स या हाफ एन आवर की स्टैंडर्ड बुक रीडिंग, तो 1 घंटे का स्लॉट बन जाता है। दैट वर्क्स फॉर अस। 1.5 घंटे का स्लॉट बन जाता है। थर्ड स्लॉट जो होता है वो होता है पीवाईक्यू प्रैक्टिस, या फिर आप जो भी प्रैक्टिस करना चाहें। तो बच्चे आईआईटी जैम के पीवाईक्यूज, गैट वी के, गेट के, CUET PG, इन सब के क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करने, जो आपको अच्छा लगे वो वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करने। तो डेली बेसिस का शेड्यूल ऐसा दिखता है, जहां पर आप फर्स्ट स्लॉट जब आप पढ़ने बैठेंगे तो सबसे पहले आप अपना नया टॉपिक के लेक्चर्स देखेंगे, दूसरे स्लॉट में आप रिवीजन एंड स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, एंड थर्ड स्लॉट में आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये होता है। एंड फिर मैं बच्चों को बोलती हूँ कि सैटरडे संडे रखा करो। जैसे बहुत सारे बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, क्लास में कराया जाता है तो 3 पार्ट्स में कराया जाता है। प्रोटीन ट्रैफिकिंग जब मैं खुद कराती हूँ तो 2 लेक्चर्स में कराती हूँ या 3 लेक्चर्स में उसे कराती हूँ। तो ऐसे टॉपिक जो बहुत टाइम इन्वेस्टिंग है, तो आप उन्हें सैटरडे संडे वीकली रिवीजन रखा करो। वीकली रिवीजन बनाओ सैटरडे संडे, कि मैंने या फिर कोई मेजर टॉपिक्स रिवाइज करने के लिए रख लिया कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसे मैं सैटरडे संडे में रिवाइज करूंगा, या फिर मैंने पूरे हफ्ते में ये पढ़ाई की है तो इस बार मुझे सैटरडे संडे ये रिवाइज करनी है। तो सैटरडे संडे में क्योंकि क्लासेस नहीं होती, मेक श्योर टू हैव अ गुड रिवीजन शेड्यूल एंड प्रैक्टिस शेड्यूल। वीकली रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो। एंड उसके साथ साथ शुरुआत कर रहे हो ना, तो शुरुआत जब करते हो तो मंथली शेड्यूल्स बनाओ कि इस मंथ में मैं कौन सी नई यूनिट, मंथली शेड्यूल्स भी बनाओ। यू शुड नो व्हाट यू आर डूइंग। जब आपको ये क्लैरिटी है कि मुझे क्या करना है, मंथली शेड्यूल में आप बनाओ कि मुझे कौन सी नई यूनिट्स कवर करनी है, कौन सी नई यूनिट्स जो है वो इस मंथ में कवर होंगी, कौन सी यूनिट रिवाइज होंगी,
कौन से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। जैसे आपने लिख दिया कि फॉर एग्जाम्पल कि जून का टारगेट है, जून मंथ में मैं अपनी बायोकेमिस्ट्री और अपनी इवोल्यूशन को पूरा करूंगा, नई यूनिट जो पढ़ूंगा इवोल्यूशन और बायोकेमिस्ट्री, और जो यूनिट रिवाइज करूंगा वो सेल बायोलॉजी और मॉल बायो हो गई। और क्वेश्चन पेपर्स मैं 2025 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन पेपर्स। तो यू हैव अ शेड्यूल कि इस मंथ में मेरा टारगेट ये है। फिर उस मंथली, जब आपने ये मंथली टारगेट बना लिया, उस मंथली टारगेट को आप वीकली टारगेट में कन्वर्ट करो। वीकली टारगेट से आप डेली टारगेट बनाओ। एक दिन सोने से पहले, है ना, जैसे आज का दिन है तो पिछले दिन, ठीक है, आज अगर वेडनेसडे है तो ट्यूसडे रात को आपको लिख के रखना है कि मुझे वेडनेसडे को क्या क्या करना है। तो ब्रेक इट डाउन, जितना अच्छा ब्रेक डाउन होगा कि वीकली ये वाला टारगेट है, मंथ में ये काम करना है, वीक में ये करना है, उतनी क्लैरिटी आप लोगों को होगी कि रिवीजन चल क्या रही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको पता होगा कि आप कर क्या रहे हो। अगर आपको ये पता है कि मैंने क्या कर लिया क्या नहीं किया, तो आपको ये भी पता होगा क्या रिवाइज करना है, क्या नया सीखना है और क्या छूट गया है, क्या नहीं आता है। वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इस जर्नी को ना, मैं आईआईटी जैम वाले बच्चों को स्पेशली बोलती हूँ, इस जर्नी को ट्रैक करो। एक साल में आप कहाँ इंप्रूव करें। अच्छा, मैंने पहले दिन 30% पे था, मैं पहले हफ्ते में मैं 10% इंप्रूव हो गया, 40% हो गया। वो आपके मोटिवेशन को, जब आप पूछते हो ना कि मैं मोटिवेशन नहीं आता, वो मोटिवेशन आएगा जब आपको ये पता होगा कि भाई मेरे को मंथली ये काम करना है, मैंने इतना कर लिया है। मैंने मंथ में 30 डेज में मुझे ये काम करना था, मैंने 10 डेज में आधे से ज्यादा काम कर लिया। वो मोटिवेशन हमेशा रहेगा। यू शुड बी द सोर्स ऑफ योर मोटिवेशन, कि मुझे ये क्लैरिटी है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या करना चाहता हूं, तो वो अपने आप मोटिवेशन आएगा विद दिस। एंड उसके साथ साथ मंथली, वीकली, डेली टारगेट। उसके बाद बच्चे मेजरली पूछते हैं मैम डेली बेसिस पे कैसे करें। तो अगर आप बहुत सारे इंटरव्यूज देखें, आईआईटी जैम का रिजल्ट अभी आया भी है और बहुत सारे स्टूडेंट ने अपने इंटरव्यूज दिए, उनमें अगर आप उन्हें सुनेंगे ना, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने कॉलेज के साथ एग्जाम की प्रिपरेशन की है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ठीक है। तो मेजरली ये है कि आप उस चीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालो कि मुझे आईआईटी जैम का एग्जाम कंप्लीट करना है, क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो आप अपने आप ढूंढने लग जाओगे जब आपको पता है कि कल ना मुझे ये काम करना है, कि कल मुझे प्रोटीन ट्रैफिकिंग पढ़ना है, उसके बाद मॉल बायो का डीएनए एप्लीकेशन रिवाइज करना है और 2025 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आपका पूरा दिन चलेगा कि मैं सुबह इतने बजे लेक्चर लेने जा रहा हूँ, इतने बजे मेरा लंच ब्रेक होगा, इतनी बजे मुझे छुट्टी मिलेगी, शाम को मैं इतने बजे घर आऊंगा। ऑटोमेटिकली उस टाइम में, उस सारे टाइम में आपका शेड्यूल भी एडजस्ट हो जाएगा। करके देखो। आई सिंसियरली टेल एवरी स्टूडेंट, बट एक बार एक हफ्ते के लिए बस ये ट्राई करके देखो कि एक रात पहले लिख के रखो कि मुझे अगले दिन क्या करना है। जब आपको ये पता है कि मुझे क्या करना है, टाइम अपने आप मैनेज हो जाता है। ट्रेवल करते टाइम लेक्चर्स को 2x पर चला लो, हो गया रिवाइज। अगर प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, प्रैक्टिकल्स में आपने अपना एक्सपेरिमेंट लगा दिया है, अब आप फ्री बैठे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। फाइंड आउट दैट टाइम, है ना। हर स्टूडेंट अलग अलग है, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ईच वन ऑफ अस कि हम एक एक से पूछें आप क्या करते हो पूरे दिन में। तो हम सिर्फ बता सकते हैं, हम ट्रिक्स बता सकते हैं कि अच्छा रिवीजन ऐसे कर सकते हो, इस तरीके से काम कर सकते हो। तो उन ट्रिक्स को कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो वो आप देखोगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आईआईटी जैम के एग्जाम में रैंक लाना सबसे ज्यादा जरूरी है और बायोटेक वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने इससे पहले वाली जैम की वीडियोस देखी होंगी जहां पर हमने सीट मैट्रिक्स बताया है, काउंसलिंग बताई है, तो वहां पर हमने डिस्कशन किया है कि कितनी लिमिटेड अमाउंट ऑफ सीट्स हैं फॉर आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स। तो अगर आप टॉप 150 में रैंक ला पाते हैं तो आप अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। तो टारगेट शुड बी गेटिंग इन द टॉप रैंक्स। फोकस रखो, अपने घर में अपनी वॉल्स पर लगा दो कि मुझे AIR 1 चाहिए आईआईटी जैम में। बस क्या होगा, AIR 1 नहीं आएगी तो कुछ तो अच्छा हो जाएगा। ड्रीम टू योर हाईएस्ट, जो आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ ड्रीम है ना, उस पर जाना, ठीक है। उसको ड्रीम करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। जस्ट वर्क हार्ड, दैट इज द थिंग। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। होपफुली ये चीजें आपके लिए यूजफुल रहें, आपको अच्छा आइडिया मिले। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।